नमस्कार मित्रों, एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम गणों के विषय में और उसके बाद में हमारा जो छंद था आर्या छंद, यानी कि लौकिक छंदों का जो प्रथम भेद है मात्रिक छंद या जाति छंद, उसका जो पहला भेद हमने पढ़ा आर्या छंद। वो उसका जो हम लक्षण है वो हम अच्छी तरीके से कल पढ़ चुके हैं। उसको एक बार पुनः मैं दोहराना चाह रहा हूं। उससे पहले हम सब आज वापस से स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो मित्रों, हम बात करते हैं कि आर्या जो छंद था उस छंद का लक्षण हमने क्या पढ़ा कल। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। आर्य छंद का जो लक्षण पढ़े थे हम, उसमें आपको बताना चाहता हूं आर्य छंद कि इसमें जो मात्रा कुल मात्रा थी 57। कितनी मात्रा थी? 57। वो किस प्रकार से? तो पहला जो चरण था, यानी कि प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण, उसमें हम मात्रा पढ़े 12 मात्रा। इसके बाद में दूसरा जो चरण था हमारा द्वितीय चरण, इसमें हम मात्रा पढ़े 18। तृतीय जो चरण था, तृतीय चरण, इसमें हम मात्रा पढ़े 12। और जो हमारा चतुर्थ चरण था, चतुर्थ चरण, उसमें मित्रों हम मात्रा पढ़े थे 15। इस प्रकार से कुल हमारी जो मात्रा आ रही थी वो है 57, सप्त पंचाशत। इस प्रकार से मित्रों कल हम मात्रिक छंद के विषय में जो उसका लक्षण है वो पढ़ चुके थे। और मात्रिक छंद हमारे पास हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा है? आर्या छंद। इसके जो उदाहरण है वो कल मैंने नहीं समझाए थे, सिर्फ लक्षण में ही आपको मात्राओं का ज्ञान करवाया था कल। आज हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं, आर्या छंद का उदाहरण। आर्या छंद का उदाहरण है ये, और देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूं। चरति पुलनेषु हंसी वांसान् सुखवासिनीषु संभृष्टा मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षिवः। ये इसका उदाहरण है। कौन से छंद का? आर्या छंद का। अब इसमें हम ज्ञात करते हैं कि इसमें आर्या छंद किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम आर्या छंद का जो लक्षण था, यस्याः प्रथमे पादे, यानी कि पहले पाद में द्वादश मात्रा, 12 मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें जो चरण है, हमारे पाद हैं, वो 4 पाद हैं। पहला पाद ये है, इसके बाद में दूसरा पाद ये है, और मुदिता नरेंद्र भवने ये तीसरा पाद है, और त्वरिता प्रतिहार रक्षिवः ये चतुर्थ पाद, चौथा पाद। इस प्रकार से मित्रों आपको मैं जब छंद पढ़ा रहा था उस समय भी छंदों के जो पारिभाषिक शब्द हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि पाद का मतलब क्या होता है? चरण। और उसके विषय में मैंने आपको उसकी पंक्ति यानी कि परिभाषा भी बताई थी, और वो बताई थी गेयः पादः चतुर्थो अंशः। इस प्रकार से मैंने ये पाद की परिभाषा बताई थी। तो जो चौथा भाग है, यानी कि अब देखिए यहां पे पहला पाद है चरति पुलनेषु हंसी। ज्ञात करते हैं कि इसमें आर्या छंद क्यों है। तो आर्या छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं, और मात्राओं की गणना किस प्रकार से करते हैं? कल मैं आपको बता रहा था कि यदि
ह्रस्व स्वर होंगे तो एक मात्रिक और दीर्घ स्वर होंगे तो द्विमात्रिक होंगे मित्रों। तो सबसे पहले देखिए च में क्या है ए, तो यहां पे एक मात्रिक हो गया, एक लिखेंगे। रे एक मात्रिक, ती ह्रस्व है तो एक मात्रिक, पू ऊ छोटा है तो भी एक मात्रिक, ली भी एक मात्रिक, न में एक ही मात्रा है और ए हमारा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर होने के कारण से द्विमात्रिक हो जाता है मित्रों। सु में ऊ है, ह्रस्व है तो एक मात्रिक। अब देखिए हंसी, हकार के आगे अकार और अकार के आगे अनुस्वार है। इस कारण से मित्रों आपको बताया था कि यदि ह्रस्व स्वर के जस्ट आगे यानी बाद में यदि आपको अनुस्वार मिले या फिर विसर्ग मिले या फिर कोई संयुक्त व्यंजन वर्ण मिले या फिर कोई हलंत वर्ण मिले तो आपको उससे पूर्व, इन सभी से पूर्व जो वर्ण हैं उनको आपको दीर्घ करना है। यहां पे देखिए मैं हंसी लिख रहा हूं एक बार, है में क्या है ए और ए के बाद में क्या है आपका अनुस्वार। इस प्रकार से है मित्रों। तो ये अनुस्वार है, इसमें अनुस्वार आ गया, अकार के जस्ट बाद में क्या है अनुस्वार, और अनुस्वार होने के कारण से हम इस अकार को भी क्या मानेंगे दीर्घ वर्ण मानेंगे, और दीर्घ वर्ण मानने के कारण से यहां पे हम द्विमात्रिक कर देंगे। सी हमारा ई है वो दीर्घ ई है तो द्विमात्रिक हो गया मित्रों। इस प्रकार से देखिए हम इनकी काउंटिंग करेंगे तो 3 4 5 2 7 और 1 8, 8 और 4 12 है। हमारा पहला जो यस्यः प्रथमे पादे द्वादश, यानी कि पहले चरण में कितनी मात्रा 12 मात्रा आ रही है यहां पे। दूसरा चरण है हमारा चरण पाद, इसमें हम मात्राओं की गणना करेंगे तो देखिए 2 आ की मात्रा है, इसके बाद में यहां पे आ है और ऊपर अनुस्वार होने ऊपर अनुस्वार भी है तो यहां पे भी 2 द्विमात्रिक हो जाएगा। शु में ऊ एक मात्रिक, ए एक मात्रिक, व में आकार होने के कारण से द्विमात्रिक, स में ई ह्रस्व होने के कारण से एक मात्रिक, न में ई दीर्घ होने के कारण से द्विमात्रिक। आगे है सु, सु में ऊ है वो एक मात्रिक। अब देखिए मित्रों यहां पे भी सकार में आकार है और आकार के बाद में क्या आ रहा है अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार आने के कारण से और अनुस्वार के जस्ट बाद में आपको हकार भी हलंत मिल रहा है तो यहां पे ये द्विमात्रिक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हकार है, हकार के बाद में री है और री के बाद में आधा व्यंजन है, मूर्धन्य सकार आधा है। ये आधा होने के कारण से यहां पे जो री है उसको हम दीर्घ वर्ण मानेंगे तो ये द्विमात्रिक हो जाएगा, और टा है, टा में आ है तो ये भी द्विमात्रिक। इस प्रकार से मित्रों दूसरा जो चरण था हमारा अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए 18 मात्रा होनी चाहिए। 2 4 6 2 8 9 10 11 है, 12 है और 12 और 6 18। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पाद है या चरण है इसमें मात्राएं आ रही हैं हमारी 18 है। तीसरा चरण मुदिता नरेंद्र भवने, तीसरे चरण में मुदिता नरेंद्र भवने आ रहा है। इसमें हम मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मकार में ऊ है वो एक मात्रिक, द में ई एक मात्रिक, ता आ की मात्रा है द्विमात्रिक, न नकार में एक आकार है वो एक मात्रिक, रे एक ही मात्रा है, आगे न है वो भी हलंत है। ध्यान से समझिए नरेंद्र लिख रहे हैं, नरेंद्र जो हमारा शब्द है इसमें देखिए इसका संधि इसका विच्छेद कर रहा हूं मैं, न फिर ए इसके बाद में र ए न द र और ए, इस प्रकार से लिखा जाता है मित्रों। अब यहां पे बात करते हैं छंदों में, तो हम स्वर वर्णों की ही बात कर रहे हैं।
स्वर वर्णों में हमें एक मात्रिक द्विमात्रिक पहचानना है, स्वर वर्णों में हमें लघु और गुरु की व्यवस्था करनी है। तो यहां पे देखिए अकार है, इसको हमने एक मात्रिक कर दिया। रे में ए है हमारा द्विमात्रिक, और द्विमात्रिक तो है जो है ही, इसमें नकार और दकार और रकार की भी बात करते हैं। तो मान लीजिए ये भी हमारे पास इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम द्विमात्रिक कहेंगे यहां पे रे को। इसके बाद में देखिए यहां पे आपको बताया मैंने, यहां पे जो अब अंत में द आधा है और रकार है, उसमें क्या है ए, इस प्रकार से है मित्रों। तो यहां पे रकार में ए हो जो है वो एक मात्रिक है, और एक मात्रिक होने के कारण से एक लिखा जाएगा। इसके बाद में भकार, इसमें एक मात्रिक है अकार, व में एक मात्रिक, न में द्विमात्रिक ए। इस प्रकार से मित्रों जो हमारे मात्रा निकल करके आई वो 12 मात्रा है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। इस प्रकार से जो तीसरा जो चरण है हमारा मित्रों, उसमें हमारी मात्रा कितनी आई 12। अगला है हमारे पास चौथा चरण, यानी कि चतुर्थ पाद है, और चतुर्थ पाद में आर्य छंद का जो लक्षण पढ़े उसमें लिखा हुआ है पंचदश, यानी कि 15 मात्रा। और यहां पे देखिए गिनते हम, अब ये तकार है वो आधा है, यानी कि हलंत है, तो ये आगे प्रयुक्त तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी एक ही मात्रा। यदि यहां पे ऋस्व ए ई उ री ली ये रहते वर्ण, तो यहां पे ये जो मात्रा लगती वो द्विमात्रिक हो जाते मित्रों। अब वकार में अकार है तो एक मात्रिक, री में एक मात्रिक, ता में द्विमात्रिक। अब आगे बात करते हैं कि यहां पे देखिए पै है वो आधा है मित्रों, और र है वो पूरा है, इस प्रकार से है। तो ये जो पै है ये आगे चला जाएगा, यानी कि आकार के अंदर, और यहां पे रकार है वो एक मात्रिक, र में ए है वो एक मात्रिक है मित्रों, तो एक लगा देंगे। तय में ई है एक मात्रिक, हा द्विमात्रिक, रे एक मात्रिक, एक मात्रिक नहीं द्विमात्रिक। ये जो हमारा यहां तक बताना चाह रहा हूं मैं आपको। रकार की बात करें तो रे में देखिए आगे जो है हमारा ए है, इसके बाद में कै और से बनने वाला जो व्यंजन है वो क्षय आ रहा है। तो मित्रों यहां पे संयुक्त व्यंजन आ रहा है, क्षय है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होने के कारण से आपको बताया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व यदि ऋस्व ए ई उ री ली हो तो वहां पे वो वर्ण भी क्या हो जाते हैं, दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। तो रकार में ए है लेकिन फिर आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण से ये द्विमात्रिक हो जाता है। और यहां पे देखिए आगे ए है वो द्विमात्रिक वाली बड़ी है तो द्विमात्रिक, और वह के आगे विसर्ग होने के कारण से भी द्विमात्रिक। इस प्रकार से मित्रों जो चौथा चरण है उसमें हमारे पास 15 है, यानी 5-10 मात्रा आ रही है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक बार इनको मैं मिटा देता हूं। यहां से देखिए 2 4 6 2 8 1 9 9 और 6 15। इस प्रकार से मित्रों जो चौथा चरण था हमारा उसमें कितनी मात्राएं आ गई, 15 मात्रा। तो ये हमारा आर्य छंद का उदाहरण है। यदि विकल्प में ये प्रश्न आ जाए कि चरती पुलनेषु हंसी वांसान सुख वासनी सुसमृष्टा मुदिता नरेंद्र भवनी त्वरिता प्रतिहार रक्षिवः, यदि आपके पास या फिर प्रश्न ये आ जाए और विकल्प में यदि आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और मालिनी छंद ये विकल्प में हो तो वहां पे यदि आप मात्राओं की गणना करके निकालना चाहते हो तो वहां पे आपको कौन सा छंद करना पड़ेगा,
आर्या छंद। आर्या छंद जो विकल्प में है उसके ऊपर आपको सही का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से मित्रों हमें मात्राओं की गणना करने से कौन सा छंद प्राप्त हो रहा है? आर्या छंद प्राप्त हो रहा है। इसी का दूसरा उदाहरण है हमारे पास, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ये हमारे पास दूसरा उदाहरण है आर्या छंद का ही। इसमें भी हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आ है द्विमात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, सा द्विमात्रिक, हलंकार है इसमें जुड़ जाएगा। आगे वी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, साम द्विमात्रिक, न है एक मात्रिक, सा है द्विमात्रिक, धू एक मात्रिक, मकार है इसमें अ है लेकिन आगे क्या है? नकार हलंत होने के कारण से द्विमात्रिक, एक ये है द्विमात्रिक। इसमें देखिए प्रयोग आ रहा है तो यहां पे प है वो निकल जाता है इधर, और रकार है एक मात्रिक। इसके बाद में यो द्विमात्रिक, गै एक मात्रिक, वी है वी, यहां पे देखिए वै में क्या है? ई, रिश्व ई है लेकिन आगे ई के जस्ट आगे हमारे पास संयुक्त व्यंजन है मित्रों। संयुक्त व्यंजन होने के कारण से जो ई है वो द्विमात्रिक हो जाएगी। आगे है ज्ञा, आ की मात्रा है तो द्विमात्रिक, और नकार में मकार है वो आगे हलंत होने के कारण से ये भी द्विमात्रिक हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार से हमारे पास ये मात्राएं निकल करके आई। तीसरा जो चरण है हमारा बलवदपि शिक्षितानाम, तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये पांच जो हमारे पास वर्ण आ रहे हैं ये एक मात्रिक। सी, अब देखिए यहां पे सी में तो सकार में है वो ई है वो रिश्व है, लेकिन आगे मित्रों हमारे पास क्या आ रहा है? क्षय आ रहा है। कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि क्षय नहीं, यहां पे तो ई आ रहा है। पहले मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कै और से और इसके बाद में ई इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारे पास जो वर्ण बनता है पूरा वो क्षी वर्ण। तो इस प्रकार से मित्रों ये संयुक्त व्यंजन है। क्षय हमारा संयुक्त व्यंजन होने के कारण से सी, ये जो ई है इसमें ये द्विमात्रिक हो जाता है। आगे एक मात्रिक, अब आप कहोगे कि एक मात्रिक क्यों? क्योंकि रिश्व ई है, रिश्व ई, क्षी में क्या है? रिश्व ई, रिश्व ई एक मात्रिक। इसके बाद में ता है हमारा द्विमात्रिक, ना है हमारा द्विमात्रिक, मा द्विमात्रिक। इसके बाद में मकार के जस्ट आगे देखिए मित्रों नकार होने के कारण से मकार भी द्विमात्रिक हो जाएगा। इसके बाद में मित्रों यकार है, यकार में पै, देखिए यह है ना मैं न और ये इस प्रकार से आ रहा है, आगे क्या आ रहा है? प्र। तो यहां पे देखिए प्र में पै आधा है और रे पूरा है, तो पै आधा होने के कारण से यकार भी द्विमात्रिक हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद में रकार के जस्ट बाद में तय है वो आधा आ रहा है, तो तय भी रे भी क्या हो जाएगा यहां पे? द्विमात्रिक। आगे यकार है हमारा एक मात्रिक, यह में हम अनुस्वार कर रहे हैं तो द्विमात्रिक, और चे और तह, चे द्विमात्रिक और तय में विसर्ग आने के कारण से यह भी द्विमात्रिक हो गया मित्रों। इस प्रकार से अब हम यहां पे गणना करते हैं कि कितनी मात्राएं आ रही हैं। अच्छा मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्य छंद में कुल कितनी मात्रा होती हैं, तो आपका जो उत्तर आना चाहिए वो क्या आएगा? सप्तदश या सप्तपंचाशत, मतलब 57। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्य छंद में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कुल कितनी मात्रा होती हैं, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा प्रथम चरण में 12 है और द्वितीय चरण में 18 है, और तीसरे और चौथे चरण में कितनी होती है मित्रों मात्राएं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 12 और 15। इस प्रकार से मात्रा होती है 27। तो ऊपर से हम चलते हैं, पहला जो चरण है हमारा
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। इस प्रकार से यहां तक हमारा प्रथम चरण हो गया। 12 मात्राएं आ रही हैं मित्रों। इसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 6 18। इस प्रकार से 18 मात्रा आ रही है। इसके बाद में मित्रों तीसरा चरण, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 5 और 2 7 और 1 8 8 और 4 12 है। यानी कि नाम में जो मैं है वो हलंत है। तो यहां तक 12 मात्रा हो गई तीसरे चरण में। इसके जस्ट बाद में देखिए 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8 8 1 9 9 और 6 मित्रों 15 है। इस प्रकार से ये भी हमारा जो उदाहरण है वो कौन से छंद का है मित्रों? आर्य छंद का है। प्रथम चरण में 12 है, दूसरे चरण में 18 है, तीसरे चरण में 12 मात्रा आ रही है और चतुर्थ चरण में 15 मात्रा आ रही है। इस प्रकार से मित्रों आर्य छंद के जो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं ये आपको मैं समझाया हूं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हो कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। और मित्रों इनको समझने के लिए आपको ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर इनको जरूर याद करना है कि ऋस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ स्वर हमारे द्विमात्रिक होते हैं। इसी में आपको बस थोड़ा सा ध्यान और देना है, यदि अनुस्वार आ रहा है तो इससे पूर्व जो भी स्वर वर्ण आएगा, देखिए स्वर वर्णों में ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ऋस्व स्वर हैं तो उनको दीर्घ करना है और दीर्घ आ रहे हैं तो वो तो दीर्घ हैं, द्विमात्रिक हो जाएंगे। और यदि अनुस्वार आ रहा है, विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग से पहले यदि ए ई उ रिल री आ रहे हैं तो इनको भी आपको क्या करना है मित्रों? दीर्घ करके द्विमात्रिक बनाना है। यदि मान लीजिए संयुक्त व्यंजन वर्ण आ रहे हैं कोई भी, ए ई उ रिल री ए ई उ रिल री से बाद में यदि संयुक्त व्यंजन वर्ण आ रहा है कोई भी तो इनको दीर्घ करना है। और यदि मान लीजिए हलंत वर्ण आ रहा है कोई भी, ये देखिए स आधा आ रहा है, नकार आधा आ रहा है, मकार आधा आ रहा है, इनसे पूर्व यदि आपको ऋस्व स्वर मिले तो भी आपको उनको क्या करना है मित्रों? दीर्घ स्वर करना है। और दीर्घ स्वर करने का फायदा हमें यही है कि वो द्विमात्रिक हो जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों आर्य छंद के जो उदाहरण हैं वो हम समझ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो आज हम पढ़ेंगे लौकिक छंद का दूसरा भेद, वार्णिक छंद या फिर वृत्त छंद के नाम से जाना जाता है। वार्णिक छंद या वृत्त छंद किसे कहते हैं? आपको मैंने जानकारी दे दी थी कि वर्णों के आधार पर गण बनाए जाते हैं, यानी कि वर्णों की क्या बनाए जाते हैं? गण बनाए जाते हैं। और गण मैंने आपको पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि गणों के लिए एक सूत्र बताया था और वो सूत्र है य माता राजभान सलगा। गण कितने होते हैं मित्रों? तो उत्तर है 8। उसमें कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार और बता रहा हूं आज, क्योंकि यदि हम वार्णिक छंदों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सही करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले गण बनाना जरूरी है। यदि गण हम नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे वार्णिक छंद सही नहीं हो सकते। मात्राओं की गिनती तो आप कर सकते हो और आपको बता भी दी मैंने किस प्रकार से करना है, लेकिन गण बना करके आपको जो छंद निर्धारित करने हैं कि इसमें ये छंद है वो हम वार्णिक छंद में चलेंगे, वार्णिक छंद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो सूत्र था वो था ये माता राज भान सलगा। ध्यान से समझना मित्रों, वार्णिक छंद और प्रश्न यहां से आते हैं। लगभग जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें छंद ही पूछा जा रहा है। सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिया है, उसको याद कर लेना। इसके बाद में ये जो बता रहा हूं कि मात्रिक छंद कौन सा हमारे पास आर्य छंद है वो एक मात्रिक छंद है।
अच्छा, इसमें एक बीच में एक बात कहना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये तो रीट के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सी टेट के लिए भी है, एस टेट के लिए भी है, बी टेट के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है, जो भी हमारे टेट हो रहे हैं। दूसरी बात, आप चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें भी ये छंद हैं। आर्या छंद उसमें भी पढ़ेंगे हम, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे हमारे नेट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी है। हम कहीं ये न सोच रहे हैं कि बस सिर्फ ये तो रीट के लिए। और इसी में आपको बताना चाहता हूं कि जो संस्कृत भाषा फर्स्ट लेना चाह रहे हैं या लेना चाहते हो, वो विद्यार्थी भी छंद पढ़ सकते हैं। और जो सेकंड भाषा ले रहे हैं, संस्कृत सेकंड भाषा लेते हैं, वो विद्यार्थी भी छंदों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेवल भी फर्स्ट लेवल वालों को भी पढ़ना पड़ेगा और सेकंड लेवल वालों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, बात करते हैं इसमें कि गण के विषय में। और गण हमारे कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? आपको सिर्फ ये सूत्र याद हैं तो आप उन 8 गणों को बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हो आप। तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, यह। तो यह आ रहा है, तो यकार लिख करके गण लिख दीजिए। क्या बन जाएगा? यगण बन जाएगा। मैं से क्या हो जाएगा मित्रों? मगण हो जाएगा। तकार से तगण हो गया, रकार से रगण हो जाएगा, जकार से जगण हो जाएगा, भकार से भगण हो जाएगा, नकार से नगण हो जाएगा और सकार से सगण हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गणों की संख्या कितनी है मित्रों? 8। इस प्रकार से बस आपको याद क्या करना है? ये माता राजभान सलगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि लकार का लगन कर दें और गकार का गगन कर दें। नहीं, इस लकार का मतलब है लघु। लघु का मतलब ऋष्वम लघु। ऋष्व जो वर्ण है हमारे वो लघु हैं। और गकार का मतलब क्या है मित्रों? गुरु। गा का मतलब यहां पे क्या आ रहा है? गुरु। तो इस प्रकार से मित्रों लकार और गकार का मतलब है लघु और गुरु। 8 हमारे गण हैं। इन गणों को किस प्रकार से बना सकते हैं हम? इनके लिए चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि जो भी हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे, वार्णिक छंद अनुष्टुप छंद के बाद में जैसे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, वसंत तिलका है, मालिनी है, शिखरिणी है, शार्दुल विक्रीडतम है, श्रद्धारा, जो भी छंद पढ़ेंगे उनमें आपको इन गणों के विषय में बताया जाएगा कि जो भी श्लोक हम शुरू कर रहे हैं या कोई पद्य प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें 2 शुरू में तगण आने चाहिए, उसके बाद में जगण आएगा तो ये छंद होगा। या फिर 4 बार यगण यगण आ रहा है तो उसमें भुजंग प्रियातम छंद होगा। ये सब हम वहां पे इनके जो चिन्ह हैं इनसे ही हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है और ये कौन सा गण बन रहा है मित्रों। तो यगण बना रहे हैं। सबसे पहले बनाने के लिए आपको बताया था कि 3 वर्णों का जो समूह होता है, 3 वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? हम गण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गण। अब देखिए यहां पे सूत्र में 3 वर्णों का संयुक्त कर रहे हैं, ये माता 3 वर्ण हो रहे हैं ना, तो यह है हमारा लघु। और लघु के लिए आपको चिन्ह प्रयुक्त करना है आई, इसके बाद में मां एस, इसके बाद में ता एस। इस प्रकार से आपको गण बनाने। इसके बाद में देखिए अब लेंगे मगण बना रहे हैं तो मातारा। क्या लेंगे? मातारा। और यहां पे देखिए मातारा, ये तीनों हैं हमारे दीर्घ वर्ण। और दीर्घ के लिए हम जो चिन्ह प्रयुक्त करते हैं वो एस का करते हैं। यहां पे देखिए मातारा तीनों क्या आ रहे हैं? दीर्घ वर्ण आ रहे। इसके बाद में तगण बनाएंगे तो ता रा जय। ता है हमारा दीर्घ, एस रा भी दीर्घ और जय है हमारा लघु, तो आई कर देंगे। रगण बना रहे हैं तो रा जय भा से, तो रा दीर्घ आई और भा हमारा दीर्घ यानी एस।
जगण जय भान ISI, भगण भानैस SII, नगण में नैसल III, सगण में सैलघा IIS। इस प्रकार से मित्रों ये इनके चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं कि यगण, यदि मान लीजिए आपसे प्रश्न, देखिए यहां से प्रश्न किस प्रकार से आता है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछे ये कौन से गण का चिन्ह है, और ऑप्शन में देखिए ए विकल्प में लिख रहा हूं मैं मगण, ब में लिख रहा हूं सगण, स में लिख रहा हूं नगण, और द में लिख रहा हूं मित्रों यगण। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको यदि सूत्र अच्छी तरीके से याद है तो आप तुरंत बना लोगे कि ISS कौन से गण का है, तो आप तुरंत देखोगे कि मकार में देखिए मातारा, मगण आ रहा है तो मातारा, इस प्रकार से लिखना है। सगण आ रहा है तो सैलगा, नगण आ रहा है तो नैसल, और यगण आ रहा है तो ये माता। इस प्रकार से मित्रों तीन तीन जो वर्ण हैं उन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। अब देखिए मातारा है, इन तीनों में एस 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 आएगा, सलघा IIS, नगण में II, इसमें देखिए नस्ल में III, और यह माता में ISS, और ये हमारे पास वहां पे लिखा हुआ है चिन्ह, तो ISS हमारा क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों इन गणों को याद करना है आपको। आगे हम आज बात करते हैं वार्णिक छंद या वृत्त छंद की। वार्णिक छंद किसे कहते हैं आपको मैंने बता दिया है। वार्णिक छंद के भी प्रकार होते हैं। वार्णिक छंदों को हम तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा वार्णिक छंद है वो है मित्रों समवृत्त। दूसरा जो है अर्धसमवृत्त, और जो तीसरा है वो है हमारा विषमवृत्त। यानी कि वार्णिक जो छंद है, इधर लिखना चाह रहा हूं, इनको हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक है समवृत्त छंद, समवृत्त, दूसरा है अर्धसमवृत्त, तीसरा है विषमवृत्त। इस प्रकार से तीन प्रकार से पढ़ते हैं। अच्छा, समवृत्त किसे कहते हैं? सम यानी समान, सम यानी क्या होता है मित्रों, समान। अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त, विषम संख्या, सम संख्या और अर्धसमवृत्त। अब देखिए यहां पे सम का मतलब तो आपको सिर्फ संख्या नहीं, सम का मतलब समझना है जो चार पाद हैं हमारे। कितने पाद हैं? चार पाद। उन चारों पादों में जो वर्ण आ रहे हैं हमारे, चारों पादों में वर्णों की संख्या, वर्णों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए मित्रों। वर्णों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अनुष्टुप छंद पढ़ेंगे तो इसमें जो वर्णों की संख्या है वो 8 आएगी, यानी कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण निर्धारित किए गए हैं। 8 वर्ण आ रहे हैं तो कौन सा छंद हो रहा है हमारा? अनुष्टुप छंद। ऐसे ही इंद्र वज्रा छंद पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण आएंगे, तो वो तो हमारा कौन सा हो जाएगा? समवृत्त छंद हो जाएगा। अर्धसमवृत्त यानी कि दूसरा चरण और चौथा चरण, दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो वर्णों की संख्या है वो समान आनी चाहिए। और विषमवृत्त, पहला चरण और तीसरा चरण, प्रथम चरण और तीसरा चरण जो है उसमें समान आए, उसको हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। ये सामान्य बात है। यदि आपको मान लीजिए
वार्णिक छंद के प्रकार पूछे तो 3 प्रकार बताने हैं। पहला समवृत्त छंद, दूसरा अर्ध समवृत्त छंद और तीसरा विषमवृत्त छंद। यहां से सामान्य क्वेश्चन यदि पूछ ले तो आगे हम बात करते हैं कि अनुष्टुप छंद की। जो वार्णिक छंद का जो प्रथम है हमारा भेद वो कौन सा है मित्रों? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। क्या कह रहा है? जिस प्रकार से हम आर्य छंद का लक्षण पढ़े थे, यस्या प्रथमे पादे, उसी प्रकार से इसका लक्षण पढ़ रहे हैं। मतलब ज्ञात किस प्रकार से करें कि इसमें ये छंद है, अनुष्टुप छंद है या इंद्र वज्र छंद है या उपेंद्र वज्र छंद है, तो ये तो मित्रों लक्षणों से ही पता चलेगा। आपके लिए यदि कोई पूछे कि हाँ बताइए हम उसको किस प्रकार से जान पाएंगे या उसका मकान किस प्रकार से पहचान पाएंगे, तो आपको तुरंत बताया जाता है कि उसके पास में एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है या फिर मंदिर है पास में या फिर कोई विद्यालय है उसके समीप ही उसका घर है, या फिर आपकी जो विशेषताएं या फिर आपके लक्षण बताए जाएंगे तो आपको पहचान लिया जाता है। उसी प्रकार से मित्रों अनुष्टुप छंद को हम किस प्रकार से पहचाने उसके लिए एक लक्षण है और वो लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। सबसे पहली बात अनुष्टुप छंद में हम पढ़ रहे हैं कि देखिए इसके जो प्रत्येक, ये सामान्य प्रश्न है, प्रश्न यदि पूछा जाए कि प्रत्येक चरण प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आएंगे। अब वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वर्णों की बात करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं मित्रों? 8 वर्ण हैं। और प्रत्येक चरण में 8 आ रहे हैं तो इसको हम अभी जो पढ़े कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे इसको, वार्णिक छंद को? तो समवृत्त छंद में, समवृत्त छंद में इसको हम लेकर के जाएंगे। मतलब प्रत्येक चरण 4 जो चरण है उनकी जो वर्ण आएंगे उसमें वो 8-8 वर्ण ही आएंगे अनुष्टुप छंद में। अब देखिए इसका जो लक्षण है श्लोके, श्लोक में षष्टम का मतलब है छठवा, षष्टम का मतलब क्या है मित्रों? छठा। गुरु गेहम, गुरु का मतलब है दीर्घ वर्ण मिलेगा आपको, गुरु का मतलब है दीर्घ वर्ण मिलेगा। कौन सा वर्ण मित्रों? छठा। छठा वर्ण आपको जो श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें गुरु मिलेगा यानी कि दीर्घ मिलेगा। सर्वत्र लघु पंचमम, और जो श्लोक है पूरा सर्वत्र सभी जगह लघु पंचमम, लघु यानी ऋष्व बताना चाहता हूं यहां पे, ऋष्व। पंचमम पांचवा जो वर्ण है हमारा वो क्या मिलेगा मित्रों? लघु ऋष्व वर्ण मिलेगा। निर्धारित किया गया है, ऐसा यदि आ रहा है उसको हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। अच्छा देखिए दूसरा चरण और चौथा चरण, दूसरा और चौथा जो चरण है हमारा, कोई भी श्लोक है कोई पद्य है उसमें सप्तमम दीर्घमन्नयो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां जो वर्ण है, सप्तमम का मतलब है सातवां जो वर्ण है वो क्या मिलेगा मित्रों? आपको ऋष्व मिलेगा। ये निर्धारित किया गया है ऋष्व, या फिर इसको हम कह सकते हैं लघु वर्ण, लघु वर्ण। और लघु के लिए मित्रों चिन्ह कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? आई का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। और सप्तमम दीर्घमन्नयो, अब बताइए कि चरण में कितने शेष रह गए? तो आप कहोगे कि पहला चरण और तीसरा चरण शेष रह गया। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में मित्रों, पहले और तीसरे चरण में सातवां जो वर्ण है वो क्या मिलेगा? दीर्घमन्नयो। दीर्घ का मतलब है गुरु, और गुरु के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है
वो किया जाता है एस। इस प्रकार से मित्रों ये जो अनुष्टुप छंद है इसका ये लक्षण बताए गए हैं। पुनः एक बार बताना चाहता हूं, इसको आप यदि याद करते हो तो लय पूर्वक कीजिए, क्योंकि छंदों में लय है उसका ही सबसे ज्यादा महत्व है। और यहां पे बताया गया है क्या, श्लोके षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेते हैं। तो आज आपको अनुष्टुप छंद में यही याद रखना है कि वर्ण कौन कौन सा वर्ण, छठवां वर्ण, सातवां वर्ण और पांचवा इधर, क्योंकि आगे यहां पे लघु पंचमम बताया गया 5, 6, यानी कि प्रत्येक चरण में आपको पांचवा, छठवां और सातवां वर्ण याद रखना है। पांचवा वर्ण पूरे चरणों में, 4 चरणों में पांचवा वर्ण लघु होगा और छठा वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। लेकिन सातवें वर्ण के लिए बताया गया है क्या कि मित्रों सातवें वर्ण में आपको दूसरे और चौथे चरण में तो ऋस्व होगा यानी कि लघु वर्ण मिलेगा, और पहले और तीसरे चरण में आपको सातवां जो वर्ण है वो दीर्घ मिलेगा। चलते हैं आगे इसके उदाहरण की ओर। तो देखिए इसका उदाहरण है, सबसे पहले अनुष्टुप छंद का उदाहरण है मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये उदाहरण मान लीजिए एग्जाम में आ गया। अब आपको बताना है कि कौन सा छंद है इसमें, और विकल्प में आ गया कि आर्या छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद या मालिनी छंद। तो आपको बताना क्या है, तो आप सबसे पहले देखिए आर्या छंद हम पढ़ चुके हैं। आर्या छंद में हम क्या पढ़े, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि। आपको चरण बांटना है और सबसे पहले प्रथम चरण में, आर्य छंद में प्रथम चरण में कितनी मात्रा हो, 12 मात्रा। यदि आपको 12 मात्रा मिल रही है प्रथम चरण में, उसके बाद में दूसरे चरण में 18 मात्रा मिल रही है, तीसरे चरण में 12 मात्रा मिल रही है, चौथे चरण में यदि आपको 15 मात्रा मिल रही है तो मित्रों वहां पे आर्या छंद होगा। अब हम वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं। वार्णिक छंद में सबसे पहला जो हमारा छंद है वो है अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद के लिए हम देखिए वर्णों की गिनती कर रहे हैं। और वर्णों की गिनती किस प्रकार से करते हैं मित्रों, गण बना करके। और गण हम किस प्रकार से बनाते हैं, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं गण बना रहा हूं। ये ऊ की जो मात्रा है, मुंह है तो ये बड़ा है, दीर्घ है तो एस, इसके बाद में कम ये भी एस आ रहा है, आई एस आई। अब देखिए यहां पे पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो पांचवा वर्ण आ रहा है मित्रों टी, इसके बाद में छठा ये आ रहा है और सातवां ये। ऐसे ही हम इसमें पढ़ते हैं 8 ये हो गया। और इसमें आपको बताया भी है कि अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होंगे, 8। यहां पे देखिए मैं 8 वर्ण यहां पे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी हम गिनेंगे तो 8 मिलेंगे और आपको चौथे चरण में भी 8 ही मिलेंगे। इसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे देखिए आई है, 1 2 3 4 5 आई, 1 2 3 4 5, इसमें भी आई है। यानी कि प्रत्येक चरण में आपको पांचवा जो वर्ण मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है मित्रों, ऋस्व वर्ण मिल रहा है। ऋस्व वर्ण ये पढ़े थे हम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। पांचवा वर्ण लघु मिल रहा है, लघु वर्ण पांचवा। इधर भी ये मकार है इसमें और दकार है इसमें भी पांचवा वर्ण। अब बात करते हैं षष्ठम वर्ण यानी कि छठे वर्ण की। तो देखिए छठा वर्ण है, सभी जगह आपको क्या मिलेगा, दीर्घ। इसमें भी ये दीर्घ है, यहां पे छठा वर्ण है और मैं अनुस्वार, इसके बाद में मां दीर्घ, तो ये छठा वर्ण हो गया। यहां पे ये छठा वर्ण। अब बात करते हैं सातवें वर्ण की।
क्योंकि नीचे हम क्या पढ़े, द्विचतुष्पादयोरिश्वम, दूसरे और चौथे चरण में। पहला चरण हमारा ये है, दूसरा चरण ये है, तो इसमें सातवां जो वर्ण आ रहा है द्विचतुष्पादयोरिश्वम, देखिए गी है वो ऋस्व है। चौथा चरण हमारा ये है परमानंद माधवम, तो इसमें देखिए धकार है वो सातवां वर्ण है, तो ये भी ऋस्व वर्णी है। और सप्तमम दीर्घमन्यो, अब हमारे पास दो चरण शेष रह गए हैं, और वो दो चरण कौन कौन से हैं, पहला चरण और तीसरा चरण। इसमें देखिए पहले चरण में हम चा है वो दीर्घ है, और तीसरे चरण में वकार में अकार है ऋस्व, लेकिन आगे क्या है हलंत वर्ण होने के कारण से यहां पे ये वकार भी क्या हो गया मित्रों, दीर्घ हो गया। इस प्रकार से हम यहां पे निर्धारित कर रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद, क्योंकि अनुष्टुप छंद हम पढ़े श्लोके षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो। इस प्रकार से मित्रों यहां पे ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण। आगे जो दूसरा उदाहरण है इसका वो है शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम मोक्ति कम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस प्रकार से मित्रों इसको बोलते हैं हम, क्योंकि लय पूर्वक जो अनुष्टुप छंद है उसकी जो लय है वो यही है। इसमें पढ़ते हैं कि देखिए कौन सा छंद माने, तो अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, और अनुष्टुप छंद के लिए श्लोके षष्ठम गुरु गेहम, हमें छठा वर्ण ढूंढना है सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। इसके बाद में 1 2 देखिए मो, फिर ती और कै, 3 4 5 6, ये छठा वर्ण, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये छठा वर्ण है, 1 2 3 4 5 6, ये छठा वर्ण। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी कि श्लोक में छठा वर्ण, इसके बाद में इससे 6 से पहले 5, यहां पे 5, और 6 के बाद में 7। इस प्रकार से मित्रों आपको देखना है, यानी कि अनुष्टुप छंद आपको यदि विकल्प में दिया हुआ है तो वहां पे सबसे पहले आप वर्णों को गिनना है कि इसमें कितने वर्ण हैं। यदि आपके पास कोई श्लोक मिल रहा है, कोई पद्य मिल रहा है प्रश्न में, तो सबसे पहले अनुष्टुप छंद को यदि कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वर्ण गिनने हैं कि कितने, और वर्ण कितने होने चाहिए प्रत्येक चरण में, 8। तो देखिए यहां पे 8 वर्ण मिल रहे हैं प्रत्येक चरण में। इसमें कितने चरण है मित्रों यदि पूछा जाए तो 4 चरण है। और यदि मान लीजिए इसमें कुल वर्ण भी पूछे जाएं, कुल वर्ण यदि पूछे जाएं अनुष्टुप छंद में तो कितने होते हैं, 32 वर्ण होते हैं। 4 पाद हो गए और 8 प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। अब देखिए श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, छठा जो वर्ण आ रहा है देखिए वो आ रहा है गुरु, एस मा जे, यहां पे सकार में आकार है लेकिन आगे क्या है रे हलंत होने के कारण से ये दीर्घ हो जाएगा, ने भी दीर्घ है। पांचवा वर्ण सभी जगह देखिए ऋस्व है न, यहां पे भी ग ही, और ये भी वकार में आकार है वो भी ऋस्व है। सातवें वर्ण की बात करें तो सातवें वर्ण के लिए आपको याद रखना है दूसरा और जो चौथा है उसमें तो आपको मिलेगा ऋस्व, और पहले और तीसरे चरण में आपको क्या मिलेगा मित्रों, दीर्घ वर्ण। बस इतना ही याद रखना है अनुष्टुप छंद में। तो यहां पे पहला ये है और तीसरा ये है, दूसरा ये है, चौथा ये। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे और चौथे की। तो यहां पे देखिए ऋस्व है, ग में ए, और इसमें वकार में अकार ऋस्व है। ऐसे ही हम प्रथम और तृतीय में देखते हैं तो णी है वो छोटी है लेकिन आगे क्या है कै हलंत होने के कारण से ये दीर्घ हो जाता है। और ऐसे ही यहां पे देखिए वकार में आकार ऋस्व है लेकिन आगे संयुक्त, यहां पे देखिए हाँ ये आगे जो संयुक्त व्यंजन वर्ण आ गया इस कारण से ये दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद हमारा पूरा होता है। आगे मित्रों हम जो छंद पढ़ेंगे वो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। अब जो हमारे छंद चलेंगे वो वार्णिक छंद चलेंगे।
मित्रों, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर या लाइक करें। धन्यवाद।